एक बारिश वाले दिन ल्यूशन द्वारा साफ मना किए जाने के बाद मुख्य किरदार नैरेटर ने तय किया कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। घर लौटते समय रास्ते में उसकी नज़र सीढ़ियों पर बैठी एक बेबस लड़की पर पड़ी, जिसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी। पास जाकर देखने पर वह चौंक गया, क्योंकि वह उसकी क्लास की मॉनिटर आनरान थी। जब उसने आनरान से वहां बैठने का कारण पूछा तो उसने सिर झुकाकर कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न वहां से 10 से 15 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उसे पीछे से उसके रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। खन से कांपती आनरान को लगातार बारिश में रोता देख वह खुद को रोक नहीं पाया और वापस जाकर उसके ऊपर अपनी छतरी लगा दी। आनरान ने जब उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने शांत आवाज में कहा कि रात के समय अपनी क्लास की मॉनिटर को इस हालत में रोते देखकर वह अनदेखा नहीं कर सकता। उसने आनरान को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू दिया, जिसे उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ले लिया। आनरान को खान से बुरी तरह कांपते देख नैरेटर ने उसे बताया कि उसका घर पास ही है और उसे वहां चलकर थोड़ी देर गर्म हो जाना चाहिए। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। आनरान घबरा गई और उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन खान की वजह से उसमें ताकत नहीं बची थी। आखिरकार नैरेटर की इस बात पर कि ऐसी हालत में हर कोई मदद करेगा, आनरान ने विरोध करना छोड़ दिया। वह उसे अपने घर ले आया, लेकिन दरवाजा खोलने पर आनरान बाहर ही झिझकती हुई खड़ी रह गई। यह देखकर नैरेटर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पहली बार किसी लड़के के घर आने और वहां किसी और के न होने की वजह से आनरान का दिल डर और घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। इसके बाद नैरेटर ने अपने जूते उतारे, उसकी तरफ एक जोड़ी चप्पल फेंकी और सीधे अपने कमरे में चला गया। आनरान कुछ देर दरवाजे के पास सोचती रही, फिर चप्पल पहनकर अंदर आ गई। घर के अंदर आने पर आनरान ने केवल नैरेटर के ही जूते देखे और उसे समझ आ गया कि वह अकेला रहता है। फिर कमरे में रखे ढेर सारे जिम के सामान पर नजर पड़ने से वह समझ गई कि नैरेटर इतना ताकतवर क्यों है। इसके अलावा घर उसकी उम्मीद के विपरीत बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित था। थोड़ी देर बाद नैरेटर कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में एक तौलिया, कपड़ों का एक सेट और एक हेयर ड्रायर था। उसने ये सब आनरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि वह खुद को अच्छी तरह सुखा ले, ड्रायर से बाल सुखा ले और ये कपड़े बदल ले। उसने बताया कि कपड़े नए तो नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक बार पहने हुए हैं। आनरान उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नैरेटर उसकी इतनी चिंता करेगा। भारी उथल पुथल चलने लगी। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि सब कुछ यहीं छोड़कर तुरंत भाग जाए, लेकिन नैरेटर की परवार देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए। आखिरकार उसने तौलिए से खुद को सुखाया, ड्रायर से बाल सुखाए और बेडरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। जब वह कपड़े पहनकर बाहर आई तो शर्म और घबराहट के मारे उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह खुद से ही सवाल करने लगी कि वह एक क्लासमेट के घर आकर उसके कपड़े क्यों पहन चुकी है। गर्म होकर वह यहाँ से चली जाएगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि नैरेटर किचन से एक गर्मागर्म कटोरा लेकर आया और उसे मेज पर रख दिया तथा सहजता से उससे खाने को कहा। इसके बाद वह एक गिलास गर्म पानी, दवाएं और पट्टियां भी लाकर रख गया और बिना कुछ और बोले दूसरी मेज पर जाकर आराम से अपना होमवर्क करने लगा, मानो कमरे में कोई और हो ही नहीं। मेज के सामने बैठी आनरान का मन अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन भूख ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। नैरेटर ने बिना सिर उठाए उसकी नजर को महसूस कर लिया और कहा कि तुम इतने शर्मीली तो नहीं हो, आराम से खाओ और खाना खाने के बाद मैं तुम्हें छतरी दे दूंगा जिससे तुम घर चली जाना। अब आनरान के पास मना करने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया और भूख के आगे हार मानकर आनरान ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और गर्म पानी भी पी लिया। इसके बाद वह उठी और अपने जेब से 101 का नोट निकालकर नैरेटर के पास आई और गंभीर आवाज में कहा कि वह उसका एहसान नहीं रखना चाहती। पैसे लेने के बजाय नैरेटर ने अपनी पढ़ाई की कॉपी की तरफ देखा और कहा कि अगर वह एहसान नहीं रखना चाहती तो पैसे देने के बजाय उसे पढ़ाई का एक सवाल समझा दे ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इस पर आनंदरान ने तंज कसते हुए कहा कि उसे इतना आसान सवाल भी नहीं आता, लेकिन तुरंत ही अपने बात का एहसास होने पर वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। पूरा सवाल समझा दिया। सवाल समझाने के बाद आनरान दरवाजे की तरफ बढ़ी और
धीरे से बोली कि वह उसके कपड़े और छतरी स्कूल आने पर वापस कर दे। तभी नैरेटर को याद आया कि वह कई दिनों से स्कूल नहीं आई थी और उसकी अनुपस्थिति के कारण उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिसन भी काफी परेशान दिख रही थी। नैरेटर ने अपनी बोइंग सिकोड़ते हुए उससे पूछा कि अगर वह अभी चली गई तो जाएगी कहाँ। यह सवाल सुनते ही आनरान चुप हो गई और उसका सुर झुक गया। उसकी खामोशी से नैरेटर समझ गया कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। जब नैरेटर ने पूछा कि क्या उसके पास फोन है तो आरान ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया, जिससे नैरेटर को समझ आने लगा कि उसकी परेशानी उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। नैरेटर ने अपना फोन निकाला, डायल पैड खोला और आरान से उसके मम्मी पापा का नंबर मांगा ताकि वह उन्हें फोन करके बुला सके। लेकिन जवाब में कोई आवाज न आने पर जब उसने सिर उठाकर देखा तो वह एकदम चुप हो गया। आरान बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू इस तरह जमा हो गए थे जैसे कांच के छोटे मोती रंग दिए हो। उसे देखकर नैरेटर को तुरंत एहसास हो गया कि मामला बहुत क्या उसके घर में कुछ हो गया है या कोई बड़ी परेशानी है। आधी रात को एक लड़की को अपने घर में इस तरह रोते देख उसे समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं है। आधी रात को आनंद को अपने घर में रोते देख नैरेटर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन हमेशा से बातचीत में कमजोर होने के कारण उसके मुंह से बस उतना निकला कि आखिर हुआ क्या है। काफी देर रोने के बाद आनंद राणा ने टूटी हुई आवाज में सच बताया कि करीब 1.5 हफ्ते पहले एक भयानक सड़क हादसे में उसके माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए थे। दादा दादी भी जीवित नहीं थे और कोई भी रिश्तेदार उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, जिससे वह पूरी तरह अनाथ और अकेली रह गई थी। यह सुनकर नैरेटर को समझ आया कि वह स्कूल की सबसे होनहार, हमेशा मुस्कुराने वाली और मजबूत दिखने वाली क्लास मॉनिटर बारिश में अकेले बैठकर क्यों रो रही थी। नैरेटर ने जब उससे पूछा कि क्या अब उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर भी नहीं है तो आरान के चेहरे का दर्द और गहरा हो गया। उसकी सिसकियां सुनकर नैरेटर को लगा कि उसने गलत सवाल पूछ लिया है। कुछ पल सोचने के बाद नैरेटर अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उसने आरान से कहा कि जब तक उसे कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती तब तक वह यहीं रहे और कहीं न जाए। यह सुनते ही आरान घबरा गई और तुरंत जाने की बात कहने लगी, लेकिन नैरेटर के चेहरे का गंभीर भाव देखकर वह चुप हो गई। नैरेटर ने साफ शब्दों में उसे 2 विकल्प दिए, या तो वह यहीं रहे या फिर वह पुलिस को बुलाकर उन्हें उसकी जिम्मेदारी सौंप देगा। आरान कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर अपनी चमकती हुई आंसुओं भरी आंखों के साथ शिकायत भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम शिंशी से भी ऐसे ही बात करते हो। यह सवाल सुनकर नैरेटर पूरी तरह अवाक रह गया। अब उसे समझ आ गया है कि नैरेटर का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ था। नैरेटर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उसने शर्म से सिर झुका लिया। यह देखकर आरान अचानक हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तो अभी भी थे, लेकिन होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। आनरान को हंसते देख नैरेटर झेंप गया और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर थोड़े नरम स्वभाव में उसने चेहरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आनरान से वहीं रुकने की गुजारिश की। उसकी हालत देखकर आनरान फिर से हंस पड़ी, लेकिन आखिरकार उसने नैरेटर की बात मान ली और उसे धन्यवाद दिया। उसने नैरेटर से पूछा कि वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी उतनी मदद क्यों कर रहा है, तो नैरेटर ने मजाक में कहा कि वह अपनी बदनामी और नहीं बताना चाहता। आनरान ने हैरान होकर कहा कि उसने क्लास में कभी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुना, सिवाय इसके कि उसने शिनशिन को प्रपोज किया था। नैरेटर ने तुरंत जवाब दिया कि वही उसके लिए सबसे बड़ी बदनामी है। जब उसने कंधे उचकाते हुए कहा कि अब उसे शिनजैन से कोई लेना देना नहीं है, तो आनरान ने हैरान होकर पूछा कि क्या वह अब उसे पसंद नहीं करता। नैरेटर ने सिर हिलाकर कहा कि जिस चीज का जवाब न मिले उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद आनरान ने अपने भीगे हुए कपड़े सूखने के लिए टांग दिए और सोफे पर बैठ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। तभी उसने देखा कि नैरेटर पढ़ाई करते हुए एक मुश्किल सवाल में फंस गया है और बार बार अपना सिर खुजा रहा है। वह उठकर उसके पास आई और उसकी कॉपी देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे आराम से सवाल समझाने लगी। नैरेटर भी पूरी गंभीरता से उसकी बात सुनने लगा और उसकी मदद से वह मुश्किल सवाल हल हो गया। पढ़ाई करते करते काफी समय बीत गया और रात के 2 o'clock पर गए थे। नैरेटर ने अपनी किताबें और कॉपियां समेटीं और आनरान
से कहा कि वह बेडरूम में जाकर सो जाए और वह खुद बाहर सोफे पर सो जाएगा, क्योंकि किसी लड़की को बाहर सोफे पर सुमाना ठीक नहीं है। लेकिन आनरान ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह पहले ही उसके घर रुक रही है, उतना ही काफी है, इसलिए सोफे पर वह खुद सो जाएगी। नैरेटर ने भी साफ मना करते हुए कहा कि यह सोफा बहुत असुविधाजनक है और इस पर ठीक से नींद नहीं आएगी। आनरान भी अपने बात पर अड़ गई कि नैरेटर घर का मालिक है और वह मेहमान है, इसलिए वह उसे बाहर छोड़कर बेडरूम में नहीं सो सकती। दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते करते ड्राइंग रूम से सीधे बेडरूम तक पहुंच गए। जब नैरेटर ने कमरे की लाइट जलाई तो आनरान ने चारों तरफ देखा। वह कमरा किसी अकेले रहने वाले लड़के के कमरे की तुलना में बेहद साफ और व्यवस्थित था। नैरेटर का बिस्तर इतना बड़ा था कि उस पर दो लोग आराम से सो सकते थे। काफी बहस के बाद आनरान ने सुझाव दिया कि वे दोनों इसी कमरे में सो जाते हैं और वह नीचे फर्श पर सो जाएगी। नैरेटर ने तुरंत मना करते हुए कहा कि फर्श पर वह खुद सोएगा। दोनों के बीच फिर से बहस हुई और आखिरकार उन्होंने एक समझौता किया। बिस्तर के बीच में एक मोनी रजाई रख दी गई, जिससे बिस्तर दो हिस्सों में बंध गया। फैसला होते ही आनरान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही क्लास के एक लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोने वाली है। जब नैरेटर कपड़े बदलने बाहर गया तो वह अकेले बैठकर सोचने लगी कि वह इतनी आसानी से एक लड़के सुजैन के यहाँ कैसे रुक गई। उसे सुजैन की ताकत याद आई और उसके मन में डर भरे ख्याल आने लगे कि अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तभी सुजैन सिल्क का नाइट सूट पहनकर कमरे में वापस आया। कपड़ों के बावजूद उसकी कसरत से बनी मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं, जिसे देखकर आनरान ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं और उसके कानों तक लाली छा गई। दोनों अपने अपने हिस्से में लेट गए। आनरान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसे सुजैन की गहरी और नियमित सांसों की आवाज सुनाई दी तो उसका तनाव कम हुआ और वह भी गहरी नींद में सो गई। नींद में उसने एक सपना देखा जिसमें उसके माता पिता उससे धीरे धीरे दूर जा रहे थे और वह उन्हें रोक नहीं पा रही थी। इस सपने के कारण वह झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। जब उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि बाहर अच्छी धूप निकल चुकी है और सुजैन पहले ही उग चुका है। किचन से आ रही खाने की अच्छी खुशबू ने उसका ध्यान खींचा और उसकी भूख जाग गई। वह चुपचाप किचन के दरवाजे तक पहुंची और देखा कि सुजैन एप्रन पहने आराम से खाना बना रहा है। तभी सुजैन पलटा और दोनों की नजरें मिल गईं। आनरान ने बहुत धीमी और झिझकती हुई आवाज में उसे गुड मॉर्निंग कहा, जिसका सुजैन ने छोटा सा जवाब दिया। आनरान की नजर मेज पर रखे लंच बॉक्स पर गई, जिसमें ताजा खाना रखा था। उसने हैरानी से पूछा कि क्या वह अपना खाना खुद बनाता है, जबकि स्कूल का खाना भी ठीक ही होता है। उस पर सुजैन ने सीधा जवाब दिया कि उसकी जाति और परिवार में खान-पान को लेकर कुछ खास नियम है, इसलिए उसे खुद खाना बनाना पड़ता है। आनंद राणा ने सिर हिलाकर उसकी बात समझी, जिसके बाद सुजैन ने तैयार नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नाश्ता तैयार है। मेज पर रचे गर्मागर्म नाश्ते की खुशबू से आनरान की भूख जाग उठी और वह कुर्सी पर बैठ गई। उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया, बल्कि वह सुजैन के भी मेज पर आकर बैठने का इंतजार करने लगी। जब दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे तब सुजैन के पूछने पर आनरान ने बताया कि वह कुछ कपड़े खरीदने के कारण आज शायद स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन कल से जाएगी। यह सुनकर सुजैन ने अपने जेब से घर की चाबी निकालकर उसके सामने रख दी और कहा कि खरीदारी करके वापस आ जाना, नहीं तो वह खुद घर के बाहर खड़ा रह जाएगा। आनरान समझ गई कि सुजैन उसे अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता और उसे यह भी डर है कि वह बिना बताए कहीं चली न जाए। चाबी उठाकर आनरान के मन में यह चिंता चलने लगी कि वह सुजैन के घर कब तक रह सकती है। उसके पास किराए पर कमरा लेने के पैसे नहीं थे और इस समय स्कूल छोड़कर नौकरी करना भी कोई समाधान नहीं था, क्योंकि उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना सबसे जरूरी था। काफी सोचने के बाद उसने महसूस किया कि फिलहाल सुजैन के घर अस्थायी रूप से रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नाश्ता खत्म करने के बाद सुजैन बिना कोई लंबा भाषण दिए या नियम बताए जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर स्कूल के लिए निकल गया। पूरे घर में अकेली रह जाने पर आनंदरान मन ही मन हैरान हुई कि एक लड़का इतनी आसानी से किसी और पर पूरा भरोसा करके
अपना घर अकेला छोड़ सकता है। सुजैन का यह अटूट विश्वास उसे अंदर तक छू गया। उसने तय किया कि यहाँ रहने के बदले वह घर के कामों में हाथ बंटाएगी और उसने कमरा, मेज तथा सामान को व्यवस्थित करते हुए सफाई शुरू कर दी। उसने सोचा कि कपड़े खरीदने जाने से पहले वह नहा भी लेगी। सफाई करते करते जब वह सुजैन के एक्सरसाइज करने वाले हिस्से में पहुंची तो वहां रचे भारी भरकम डंबल और फिटनेस उपकरण देखकर वह दंग रह गई। इन उपकरणों को देखकर उसे सबूत मिल गया कि सुजैन अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करता है और उसे समझ आया कि कल रात जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तो वह इतनी आसानी से क्यों नहीं छूट पाई थी। डंबल हटाने के लिए जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह बड़ी मुश्किल से डंबल को थोड़ा सा ही हिला पाई। वह हैरानी से सोचने लगी कि सुजैन रोज इन्हें उतनी आसानी से कैसे उठा लेता है और उसकी ताकत आखिर कितनी होगी। करीब 2 मिनट तक से करने के बाद कमरे के एक कोने में अलमारी के पास रखे पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी, जिसके अंदर कई कागज, लिफाफे और छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। जिज्ञासावश उसने जैसे ही एक कागज उठाकर देखा तो वह अचानक चौंक गई। उसमें पुराने प्रेम पत्र और कुछ ऐसे तोहफे थे जो शायद कभी दिए ही नहीं गए थे। वह धीरे धीरे समझ गई कि ये सब सुजैन ने ल्यूशन के लिए तैयार किए थे, जिससे यह साफ था कि सुजैन सच में ल्यूशन को बहुत पसंद करता था, लेकिन किसी कारण से ये चीजें उस तक नहीं पहुंच पाईं। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी होने पर जब सुजैन घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी नजर उसी सीढ़ी पर पड़ी जहां पिछली रात उसे आनरान मिली थी। तभी उसे ख्याल आया कि उसे आनरान का नंबर ले लेना चाहिए था, क्योंकि अचानक उसके चले जाने पर घर की सिर्फ एक ही चाबी होने के कारण समस्या हो सकती थी। इस चिंता में वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा और घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आवाज सुनते ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी आनरान नहाने और सजने संवरने के बाद पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही थी। सुजैन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। सुजैन ने राहत जताते हुए मजाक में कहा कि अच्छा हुआ वह कहीं गई नहीं, वरना उसे ताला खुलवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते। आनरान ने धीरे से कहा कि जब उसने वादा किया था तो वह क्यों जाती। तभी सुजैन ने उससे फोन न होने के बारे में पूछा कि जरूरी बात होने पर वह संपर्क कैसे करेगा। आनरान ने नजरें चुराते हुए शर्मिंदगी के साथ बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपना फोन नदी में फेंक दिया था। यह सुनकर सुजैन हैरान रह गया। सुजैन अपने कमरे से अपना एक पुराना स्मार्टफोन ले आया और उसने दूसरा सिम कार्ड लगाने की बात कहकर वह फोन आनरान की तरफ बढ़ा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। सुजैन द्वारा उतनी आसानी से फोन दिए जाने पर आनरान दंग रह गई। उसने धीरे से सुजैन से पूछा कि वह उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ल्यूशन की दोस्त है? क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजैन ल्यूशन को पसंद करता है, इसलिए उसकी सहेली के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। सुजैन कुछ पल चुप रहा और फिर सिर हिलाकर बोला कि इसका ल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वह कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वही कर रहा है जो उसे सही लगता है। ठीक वैसे ही जैसे आनरान ने बिना किसी एहसान के उसका घर साफ किया था। यह सुनकर आनरान चुप हो गई और सुजैन अपनी पढ़ाई में लग गया, जिससे कमरे में फिर से शांति छा गई। आनरान सोफे पर बैठकर उस फोन को देखने लगी। जब उसने फोन की गैलरी खोली तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट थे। पहले उसने सोचा कि यह सुजैन की निजी चीजें हैं और उसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिज्ञासावश उसने एक स्क्रीनशॉट खोल ही लिया। उसे पढ़ते ही पता चला कि यह ल्यूशन और सुजैन की पुरानी चैट्स थीं। उस बातचीत में कोई खास रोमांस नहीं था, लेकिन यह साफ था कि दोनों कभी काफी अच्छे दोस्त रहे होंगे। आनरान एक एक करके मैसेज पढ़ती गई और धीरे धीरे उसे उन चैट्स में कुछ महसूस होने लगा। शुरुआत में सुजैन के मैसेज लंबे और उम्मीद से भरे थे, लेकिन ल्यूशन के खंडे रवैये और बार बार कोई जवाब न मिलने के कारण उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती चली गईं। स्क्रीनशॉट्स में सुजैन का उम्मीद से निराशा तक का सफर देखकर अनीरा को अब समझ आ गया था कि सुजैन ने क्यों कहा था कि ल्यूशिंग की बात अब उसके लिए मायने नहीं रखती। ल्यूचिन ने पहले सुजैन को उम्मीद दी और फिर उसे तोड़ दिया, जिससे अनीरा के मन में अपनी सहेली के लिए तिरस्कार और सुजैन के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। तभी उसने सुर उठाया तो देखा कि सुजैन हाथ में पेन लिए कुर्सी पर बैठा चुपचाप उसे ही देख रहा था। असहज हुई अनीरा से
सुजैन ने शांत आवाज में कहा कि फोन में जो भी है सब डिलीट कर दो क्योंकि अब वह काम की चीज नहीं है। अनीरा ने उसकी बात मानकर सारे स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिए और उससे एक किताब लेकर पढ़ने लगी। दोनों चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग गए। कुछ देर बाद सुजैन एक मुश्किल सवाल में फंसकर सिर खुजलाने लगा। यह देखकर अनीरा उसके पास आई और बगल में बैठकर धैर्य से उसे सवाल समझाने लगी। सुजैन ने सवाल तो हल कर लिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे जिंदगी से सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। उसे देखकर अनीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी अचानक कमरे में अनीरा के पेट से आई गुनगुर की आवाज गूंजी, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सुजैन ने जब पूछा कि क्या उसने रात का खाना खाया है, तो वह हकलाने लगी। सुजैन लंबी सांस लेकर रसोई में जाने लगा। अनीरा ने उसे इतनी रात को खाना बनाने से मना किया, पर सुजैन ने कहा कि जब तक वह यहाँ है भूख से नहीं रह सकती। उसने किचन का दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। सुजैन गर्मा गर्म फ्राइड राइस की प्लेट लेकर आया, जिसे अनीरा ने धन्यवाद कहकर खाना शुरू किया। उसे इसके बाद उसने रसोई में जाकर प्लेट धो दी और मन ही मन सोचा कि अगर उसे रोज ऐसा खाना मिले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसने तुरंत खुद को टोका कि हालात ठीक होते ही उसे यहाँ से जाना होगा। रसोई से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सुजैन उसे पुराने डिब्बे को देख रहा था, जिसमें उपहार और प्रेम पत्र रखे थे। सुजैन के पूछने पर अनीरा ने घबराते हुए सच बोल दिया कि उसने सिर्फ एक पत्र खोला था, सारे नहीं पढ़े। उस पर सुजैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी वह कल सुबह यह सब फेंकने वाला है। जिसे सुनकर अनीरा हैरान रह गई। बेकार चीज और कुछ नहीं होगी। रात को कमरे की लाइन बंद होने के बाद दोनों बिना किसी बहस के एक ही बड़े बिस्तर पर सोने लेट गए। अनीरा को अचानक एहसास हुआ कि वह लगातार दूसरी रात अपने क्लासमेट लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही है और स्कूल में पता चलने पर वह क्या जवाब देगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि माता पिता की मौत के बाद जब वह अकेली सड़कों पर रोते हुए भटक रही थी, तब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अगर उस रात सुजैन न मिलता तो वह आज भी कहीं भटक रही होती। सुजैन ने सचमुच उसकी जिंदगी बचाई थी। बिस्तर पर दोनों ने एक दूसरे को बेहद धीमी आवाज में गुड नाइट कहा और अनीरा को लंबे समय बाद सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बिस्तर पर अकेली थी, लेकिन रसोई से खाना बनने की आवाज और परिचित खुशबू आ रही थी। बाहर आने पर डाइनिंग टेबल पर 2 लंच बॉक्स रखे थे। सुजैन ने छोटा वाला डिब्बा उसकी तरफ सरकाकर कहा कि यह तुम्हारे लिए है और साथ में बनाने के कारण उसका थोड़ा खर्च भी बच जाएगा। अनीरा ने जब तेजी से कहा कि उसे यह चाहिए, तो सुजैन हंस पड़ा और उसने एक और छोटा डिब्बा उछालते हुए बताया कि इसमें फल और दही भी है। डिब्बा खोलते ही अनीरा की आंखें चमक उठीं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से छोटी बच्ची बन गई हो और उसकी माँ प्यार से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही हो। कई दिनों बाद उसके दिल में गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। सुजैन भी समझ रहा था कि आंद्रान अनीरा अंदर से अभी भी एक मासूम बच्ची जैसी है, इसलिए उसने जानबूझकर उसके लिए फल और दही रखा था। नाश्ता करने, तैयार होने और सामान समेटने के बाद दोनों स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में सुजैन ने बिना किसी झिझक के ट्यूशन के लिए लिखे प्रेम पत्रों और उपहारों वाले उस पुराने डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक दिया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल जाते समय दोनों ने जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाए रखी ताकि किसी को शक ना हो। स्कूल के गेट पर पहुंचकर आनरान ने गहरी सांस, तभी पीछे से कुछ सहपाठियों की आवाज आई जो क्लास मॉनिटर को वापस देखकर खुश थे और दौड़कर उसके पास आकर स्कूल न आने का कारण पूछने लगे। आनरान मुस्कुराकर जवाब देती रही, लेकिन उसकी नजर बार बार सुजैन की तरफ जा रही थी, जो बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ गया। तभी उसकी डेस्क पार्टनर तांगजी उसके पास आई और हमेशा की तरह उससे मजाक मस्ती करते हुए बातें करने लगी, जिसे देखकर आनरान को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तभी किसी ने आकर बताया कि क्लास टीचर उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। आनरा वहां से जाने लगी, पर जाते जाते भी उसकी नजर सुजैन पर थी। उसे उम्मीद थी कि सुजैन कम से कम एक बार उसकी तरफ देखेगा, लेकिन उसने सिर तक नहीं उठाया, जिससे आनरा के दिल में हल्की नाराजगी और खींच पैदा हो गई। उसी ध्यान भटकने की वजह से वह गलियारे में क्लास के स्पोर्ट्स मॉनिटर लू यूनशुओ से टकरा गई। लू यूनशुओ ने उसे देखते ही खुशी जताई और कहा कि वह पिछले कई दिनों से लगातार उसे मैसेज भेज रहा था, क्योंकि उसे आनरा की बहुत चिंता थी।
उसने आनरा का चेहरा देखकर पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आनरा इस सवाल से थोड़ा असहज हो गई और जल्दी से जवाब देकर वहां से निकल गई कि वह ठीक है और टीचर उसे बुला रहे हैं। लू यूनशुओ मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता रहा, मानो उसने कोई दिलचस्प बात नोटिस कर ली हो। इसके बाद जब आनरान ऑफिस पहुंची तो क्लास टीचर ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसका हालचाल पूछा, उसे हिम्मत दी और कुछ जरूरी बातें समझाई। जब वह वापस क्लास में आई तो लोकप्रिय मॉनिटर होने के कारण सारे सहपाठी उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर अपनी चिंता जताने लगे। सुजैन अपनी सीट पर बैठा यह सब देख रहा था और मन ही मन खुश था कि उसकी सीट आनरान से काफी दूर है, इसलिए उसे इस भीड़भाड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। तभी कोंग यूए नाम का एक लड़का हाथ में कैंडी का पैकेट लेकर शर्माते हुए तांग जी के पास पहुंचा और उसे देने लगा। तांग जी ने बिना देखे ही साफ मना कर दिया, फिर भी वह लड़का पैकेट उसकी मेज पर रचकर भाग गया। यह देखकर सुजैन ने कोंगे का मजाक उड़ाया, जिस पर तांग जी ने हंसते हुए वह कैंडी का पैकेट सुजैन की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि इसे मेरी तरफ से वापस कर दो, बाद में इनाम मिलेगा। सुजैन तुरंत पैकेट उठाकर कोंग यूए के पास पहुंचा और उसे वापस लेने को कहा। जब कोंग यूएई ने गुस्से में इसका कारण पूछा तो सुजैन ने शांत आवाज में कहा कि वह तो बस इसे वापस देने आया है। कोंग यूएई यही नहीं रुका, उसने जानबूझकर पूरी क्लास के सामने ऊंची आवाज में सुजैन से पूछा कि कहीं वह तांगजी को पसंद तो नहीं करता। यह सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई और आनरा और ल्यूशन दोनों की आंखें फैल गईं। सबकी नजरें सुजैन पर टिक गईं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने आराम से कैंडी के पैकेट से कुछ टॉफियां निकाली, उनके रैपर खोले और अगले ही पल सारी टॉफियां सीधे कोंग यूएई के मुंह में खून। सुजैन बिना एक शब्द बोले वापस अपने सीट पर आकर बैठ गया और पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद कोंग यूएई ने मुंह से टॉफियां निकाली और वह गुस्से से लाल होकर सुजैन से लड़ने ही वाला था कि तभी टीचर क्लास में आ गए और मजबूरी में उसे अपनी सीट पर वापस बैठना पड़ा। कोंग यूए सुजैन को अपना सबसे बड़ा प्रेम प्रतिद्वंद्वी मानने लगा था। क्लास शुरू होने पर जहां कोंग यूए बार बार सुजैन को घूर रहा था, वहीं आनरान भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में पिछली घटना घूम रही थी। जब आनरान ने झुके से सुजैन की तरफ देखा तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि ल्यूशन भी चोरी छिपे सुजैन को ही देख रही थी। दूसरी तरफ सुजैन पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था, क्योंकि रैंकिंग गिरने पर उसे घर से मिलने वाला खर्चा कम होने का डर था। इसी बीच तांग जी ने सुजैन के कान में फुसफुसाते हुए मजे लिए कि वह बहुत लोकप्रिय हो गया है, जिस पर सुजैन ने घूरते हुए कहा कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। तांग जी ने हंसते हुए सुजैन से यह भी पूछा कि वह उनके घर कब आएगा, क्योंकि वह उसके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती है, जिसका सुजैन ने छोटा सा जवाब दिया। पीरियड खत्म होते ही कोंग यूए सीधे सुजैन के पास पहुंचा और ठंडी आवाज में उसे बात करने के लिए बाहर चलने को कहा। सुजैन ने बिना सिर उठाए सीधा मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर कोंग यूए ने सुजैन की शर्ट पकड़ ली। यह देखते ही आनरान तुरंत खड़ी हो गई और तेज आवाज में उसे हाथ न लगाने को कहा। तभी क्लास का लंबा चौड़ा स्पोर्ट्स कैप्टन लू यूनशु भी आगे आ गया और उसने कोंग यूए का हाथ पकड़कर सुजैन से अलग कर दिया। कोंग यूए के जुंगाई लाने के बावजूद लू यूनशु अपनी जगह से कस से मस नहीं हुआ। लू यूनशु ने बीच में आकर लड़ाई के बजाय आर्म रेसलिंग पंजा लड़ाने का मुकाबला करने का सुझाव दिया। कोंग यूए ने सुजैन को चुनौती दी, जिस पर सुजैन ने शांत आवाज में कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बस यह जानना चाहता है कि यह मुकाबला जीतने के बाद क्या कोंग यूए उसे परेशान करना बंद कर देगा। तभी तांगजी भी बोल पड़ी कि अगर कोंग यूए हार गया तो उसे सुजैन के साथ साथ उसे भी परेशान करना बंद करना होगा, जिसके लिए कोंग यूए ने हामी भर दी। दोनों ने डेस्क पर कोहने टिकाई और लू यूनशु रेफरी बन गया। मुकाबला शुरू होते ही पल भर में खत्म हो गया, क्योंकि सुजैन ने इतनी आसानी से कोंग यूए का हाथ दबा दिया कि पूरी क्लास हैरान रह गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शांत और पढ़ाकू दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर होगा। ब्रेक के दौरान जब आनरान, लेशी, लशी और तियान रन वॉशरूम की तरफ जा रही थीं, तो तियान रन ने हैरानी से कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुजैन में इतनी ताकत होगी, क्योंकि उसने उसे कभी जिम जाते नहीं देखा। इस पर लशी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि वह पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए शायद उसकी ताकत ज्यादा है। दूसरी तरफ आनरान का मन सुबह की घटनाओं के बारे में सोचते हुए अभी भी अंदर ही अंदर उलझा हुआ था। तभी तियान रन ने आनरा से
पूछा कि उसे सुजैन और लशन की जोड़ी कैसी लगेगी। आनरा ने कुछ देर सोचकर कहा कि सुजैन थोड़ा सीधा साधा और कम बोलने वाला है, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने आगे कहा कि उसे नहीं लगता कि वह और ल्यूशिन एक दूसरे के लिए सही है। ल्यूशिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि वे दोनों मैच नहीं करते। हालांकि आनरा के दिल में यह बात चल रही थी कि ल्यूशिन उस प्यार के लायक नहीं है जो सुजैन ने उसे दिया था, पर उसके दिमाग में सुजैन का ही चेहरा उभर रहा था। आनरा सुबह से ही लंच का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके बैग में वही टिफिन था जो सुजैन ने अपने हाथों से बनाकर दिया था। से पूछा कि क्या वह आज टिफिन लाई है, क्योंकि उनकी क्लास में सिर्फ सुजैन ही घर से खाना लाता है। आनरा थोड़ा घबरा गई और कहा कि वह बस ऐसे ही मन किया तो ले आई। ल्यूशिंग ने टिफिन में जागते हुए खाने की तारीफ की और पूछा कि क्या यह उसकी मम्मी ने बनाया है। आनरा कुछ पल चुप रही और फिर झूठ बोल दिया कि उसने इसे खुद बनाया है। दोपहर की स्पोर्ट्स क्लास शुरू होने पर पूरा मैदान छात्रों से भर गया। लड़के बास्केटबॉल खेलने लगे, जबकि सुजैन हमेशा की तरह भीड़ से दूर एक पेड़ की छाया में बैठकर किताब पढ़ने लगा। तियान रोन रन उसे देखकर हैरान थी और लेउच जिनवा ने आनरा से कहा कि सुजैन सच में पढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि वह पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया है। आनरा ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि सुजैन पिछले कुछ दिनों से कितनी मेहनत कर रहा है। ल्यूशिन को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने आनरा का हाथ पकड़कर बास्केटबॉल मैच देखने चलने को कहा। आनरा मन से तो सुजैन के पास बैठकर पढ़ना चाहती थी। जैसे ही स्कूल के स्टार खिलाड़ी लो यूनशो ने देखा कि आनरान कोर्ट के पास खड़ी है, उसके अंदर अचानक जोश भर गया। वह लगातार शानदार मूव्स दिखाने लगा और यहाँ तक कि डंक मारने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसका डंक फेल हो गया तो वह अपनी गलती मानने के बजाय साथियों को ही दोष देने लगा। इधर सुजैन पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उड़कर सीधे उसकी गोद में आ गिरी। उसने चौंक कर सिर उठाया और सामने देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि खुद तांगजी खड़ी थी। तांगजी मुस्कुराते हुए सुजैन से कहती है कि चल थोड़ा खेलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी स्किल्स अभी भी वैसे ही है या नहीं। सुजैन तुरंत अपनी किताब बंद करके खड़ा हो जाता है और जवाब देता है कि बाद में हारने पर बचपन की तरह रोना मत। तांगजी भी हंसकर उसे पहले जीतने और फिर बड़ी बड़ी बातें करने की चुनौती देती है। इसके बाद सुजैन अपनी जैकेट उतार देता है, जिससे उसकी मजबूत बॉडी और फिट शरीर साफ नजर आने लगते हैं और वे दोनों एक खाली कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरे कोर्ट पर खेल रहे लड़कों की नजर जैसे ही तांगजी पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं और वे छोटे बालों में उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। कुछ ही पलों में आधा मैदान उनका मैच देखने पहुंच जाता है। आनरा जब तांगजी को सुजैन के साथ देखती है तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल और बेचैनी होने लगती है, मानो कोई चीज उससे छीनी जा रही हो। उसकी आंखों में हल्की ठंडक आ जाती है और वह अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो हम भी पास से देखते हैं। उतनी भीड़ देखकर सुजैन थोड़ा असहज हो जाता है और कहता है कि उतने लोगों के सामने अब उसका खेलने का मन नहीं कर रहा है। इस पर तांगजी हंसते हुए कहती है कि तुम कब से लोगों की परवाह करने लगे, और सुजैन भी मुस्कुरा देता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त 1-on-1 मुकाबला शुरू हो जाता है। तांगजी की शानदार ड्रिबलिंग और सटीक शॉट्स देखकर लड़के तालियां बजाने लगते हैं। उधर भीड़ के पीछे खड़ा लू यूनशु अंदर ही अंदर जल रहा था। वह आज आनरान के सामने हीरो बनना चाहता था, लेकिन सारी लाइमलाइट सुजैन और तांगजी ले गए थे। उसे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस लड़की को वह क्लास खत्म होने के बाद भी पूरा स्कूल उसी बास्केटबॉल मैच की चर्चा कर रहा था, क्योंकि सुजैन ने सबके सामने ऐसा खतरनाक डंक मारा था कि बास्केटबॉल बोर्ड का कांच ही चकनाचूर हो गया था। स्कूल की छुट्टी होते ही सुजैन को अंदाजा था कि लोग उसे घेर सकते हैं, इसलिए वह घंटी बजते ही अपना बैग उठाकर बिना समय गवाए क्लास से निकल गया। दूसरी तरफ आनरान ने जैसे ही सुजैन को इतने जल्दी जाते देखा, वह घबरा गई कि कहीं वह उसे खो न दे। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और उसके पीछे भागने लगी। पीछे से दोस्तों ने उसे साथ चलने के लिए आवाज दी, लेकिन उसने जरूरी काम का बहाना बनाया और तुरंत बाहर निकल गई। यहां तक कि उसे पसंद करने वाला लो यूनशु भी उसे रोक नहीं पाया और उसे सिर्फ आनरान की जाती हुई परछाई दिखाई दी। आनरान स्कूल से बाहर निकलकर लगभग दौड़ते हुए उस रास्ते पर पहुंची जो सीधे सुजैन के घर की तरफ जाता था। थोड़ी दूर जाकर आखिर उसे सुजैन दिखाई दे गया। वह तेजी से उसके पास पहुंची और हामफते हुए बोली कि जरा रुको भी, उतनी तेज क्यों चल रहे हो। सुजैन ने उसे देखा और हैरानी से कहा कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो।
तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ है, तुम आराम से भी आ सकती थी। यह सुनकर आनरान एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि सच तो यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतने जल्दी में क्यों थी। स्कूल खत्म होने के बाद आनरान बिना सोचे समझे सुजैन के पीछे दौड़ पड़ी थी, क्योंकि वह उसके साथ घर लौटना चाहती थी। उसने चिंता भरे स्वर में सुजैन से पूछा कि बास्केटबॉल मैच में जोरदार डंक मारने की वजह से उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। सुजैन के यह मना करने पर कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, आनरान ने राहत की सांस ली। फिर उसने मुस्कुराते हुए बताया कि सुजैन का बनाया हुआ लंच बहुत स्वादिष्ट था और उसने उसे पूरा खत्म कर दिया है। सुजैन ने हमेशा की तरह छोटा सा जवाब दिया, जिससे आनरान के मन में फिर वही सवाल उठने लगा कि सुजैन तांगजी के साथ तो बहुत आसानी और स्वाभाविकता से बातें करता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा अजीब और संकोची हो जाता है। आखिरकार आनरान ने हिम्मत करके सुजैन से सीधे पूछ लिया कि क्या वह तांगजी को पसंद करता है। यह सवाल सुनकर सुजैन थोड़ा चौंका और बौने सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वह ऐसा क्लास में कौन यूए की कही बात की वजह से सोच रही है। आनरान ने सिर हिलाकर मना किया और अपने स्वर में छिपी हल्की जलन व ईर्ष्या के साथ कहा कि वह दोनों काफी करीब लगते हैं और सुजैन तांगजी के साथ बहुत आराम से बात करता है, जबकि उसके साथ इतना खुलकर बात नहीं करता। सुजैन ने सीधा जवाब दिया कि वह जिन लोगों को ज्यादा नहीं जानता उनसे कम बातें करता है। इसलिए उसने फिर पूछा कि क्या वह उसे पसंद करता है। इस बार सुजैन ने बिना एक पल सोचे उतनी तेजी और निश्चितता से मना किया कि आनरान खुद हैरान रह गई। उसने अविश्वास से सुजैन को याद दिलाया कि तांगजी उसकी अच्छी दोस्त होने के साथ साथ पढ़ाई में टॉपर, खूबसूरत और खेलों में भी शानदार है। जब उसने पूछा कि क्या सुजैन ने कभी उसके साथ रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, तो सुजैन ने फिर सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। आनरान की उत्सुकता पर सुजैन ने बेहद गंभीर चेहरे से जवाब दिया कि अगर उसने ऐसा सोचा तो उसके पिताजी उसे जान से मार देंगे। यह अप्रत्याशित जवाब सुनकर आनरान कुछ सेकंड तक उसे खाली निगाहों से देखती रह गई, क्योंकि उसे किसी रोमांटिक या भावुक कारण की उम्मीद थी। इसके बाद दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चलते रहे, जहां सुजैन ने यह साफ कर दिया कि तांगजी के साथ उसका वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं, जिससे आनरान को पूरा यकीन हो गया कि सुजैन ने तांगजी को पसंद करने से साफ मना कर दिया है। जब आनंदरन ने सुजैन से तांगजी को पसंद न करने का कारण पूछा, तो सुजैन ने बताया कि तांगजी उसकी सगी कजिन है। उसकी मां सुजैन की बुआ है और बचपन से ही दोनों परिवार बेहद करीब रहे हैं। स्कूल में भी दोनों को हमेशा एक ही बेंच पर बिठाया गया, इसलिए वे सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही आनरान के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उसे एक अनजानी राहत महसूस हुई। दोनों बातें करते करते घर पहुंच गए। वहां रहते हुए आनरा को सिर्फ 2 दिन हुए थे, फिर भी उसे उस घर में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। रात को खाना खाने के बाद सुजैन ने नहाने जाने से पहले आनरा से पूछा कि क्या उसे भी नहाना है, जिससे आनरा का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से मना कर दिया। सुजैन ने उसे आश्वस्त किया कि बाथरूम में लॉक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, और वह नहाने चला गया। जैसे ही अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी, आनरा का ध्यान पढ़ाई से भटक गया और उसके दिमाग में बार बार सुजैन की फिट बॉडी घूमने लगी, जो उसने खेल के मैदान में देखी थी। वह खुद से परेशान होकर पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए मजबूर करने लगी। कुछ देर बाद सुजैन नहाकर स्लीप वियर पहने बाहर आया, जिसमें उसके शरीर की मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। आनरा खुद को रोकने की कोशिश के बावजूद अनजाने में सुजैन की तरफ देखने लगी, यहाँ तक कि उसे देखते हुए उसकी लार तक टपक गई। इस बात का एहसास होते ही वह अंदर से बेहद शर्मा गई और अपने गाल थपथपाकर खुद को शांत करने लगी। सुजैन को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वह आराम से अपने बाल सुखाने चला गया। इसी बीच टेबल पर रखा सुजैन का फोन बज उठा। आनरा की नजर अनजाने में स्क्रीन पर गई तो मैसेज भेजने वाले का नाम देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह मैसेज ल्यूशिका था, जिसे सुजैन पहले पसंद करता था। आनरा यह जानने के लिए उत्सुक हो उठी कि आखिरकार ल्यूशन ने सुजैन को क्या मैसेज भेजा है। तभी सुजैन ने फोन उठाया और स्क्रीन पर ल्यूशन का नाम देखते ही उसकी बौनें हल्की सी सिकुड़ गई। यहीं पर कहानी का यह हिस्सा समाप्त हो जाता है।